अब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्राइम सिक्योरिटीज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर एन जय कुमार, जिनके पास कैपिटल मार्केट में कई दशकों का अनुभव है। आइए उनसे समझते हैं कि मार्केट में इस समय वो क्या व्यू लेकर चल रहे हैं। जिक्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ है मार्केट को, क्योंकि एक तो होता है कि निफ्टी करेक्ट नहीं हुआ है बहुत ज़्यादा, हम अभी भी ऑल टाइम हाई के करीब हैं, लेकिन पोर्टफोलियो देखकर ऐसा लग रहा है कि 22,000 के लेवल आ गए हैं या 23,000 के लेवल आ गए हैं। ये मार्केट में जो इस तरीके का पेन है ब्रॉडर मार्केट में, उसको लेकर आपका क्या व्यू है? आई थिंक बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसके, और बहुत सारे कारण हैं भी इनके इस सिचुएशन के लिए। सबसे पहले तो ये है कि जो लगातार आईपीओस की बौछार जो है, उससे जो लोगों का सरप्लस है, उनको लगता है कि मार्केट में आईपीओस में इन्वेस्ट कर लो या एसआईपीज में इन्वेस्ट करो तो पैसे बनेगा ही बनेगा। तो एक तो ये है कि लास्ट एक साल में जब निरंतर ये एसबीआई सिप्स का जो इन्फ्लो आता रहा है, उसके कारण लोगों को ऐसा लगा कि एक बार पैसे डाल दो तो मार्केट में पैसा बनेगा। और एक साल के बाद लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर 2% और 3% इंडेक्स का रिटर्न है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स तो एक्चुअली नेगेटिव भी हैं, तो क्या ये ऐसा है कि मतलब उनका थोड़ा पेशेंस थिन हो रहा है और उनकी जो सब्र है वो मतलब टूट रही है। तो इसके कारण क्या है कि, और ये जो बौछार जो बोल रहा हूँ जो आईपीओस का है, वो लगातार चला ही आ रहा है। अभी भी सेकेंडरी मार्केट के ब्लॉक सेल हो रहे हैं। ऐसी बड़ी कंपनी जैसे इंडिगो है, उसमें प्रमोटर ने 35% लास्ट 2.5-3 साल में बेच दिया है, सब पब्लिक के पास गया है। तो मेरा मानना ये है कि इसके कारण जब लोग पैसा बनाना एक बार बंद कर लेते हैं, मार्क टू मार्केट प्रेशर्स आते हैं, तो ये जो साइड काउंटर्स जहाँ पर जिसमें सबसे ज़्यादा लेन अपने को दिखता है, जो अपने एमटीएफ बुक में है, दैट एमटीएफ बुक इज़ लार्जली स्टॉक्स दैट आर नॉट एफ&ओ स्टॉक्स, दैट आर लार्जली द स्मॉलर मिड कैप स्टॉक्स। उसमें जब प्रेशर आता है तो लोगों को बेचना ही है, क्योंकि या तो मार्जिन के लिए पैसा और डालो या फिर नए स्टॉक्स दो। अगर दोनों में से जब लोग पैसा नहीं बना रहे हों तो उनका फर्स्ट रिएक्शन ये रहेगा कि पहले थोड़े बेच देते हैं, एंड वो थोड़ा बेचना इट विल बिकम अ सॉर्ट ऑफ अ वेव, जो मुझे लग रहा है आज के दिन दिख रहा है। जो एक्टिव मिड कैप स्टॉक्स हैं, जो नॉट फ्रंटलाइन स्टॉक्स, जो मिड कैप स्टॉक्स हैं एक्टिव वाले, हर चीज़ में प्रेशर है। कुछ स्टॉक्स 30-40% नीचे हैं फ्रॉम पीक लेवल्स। तो क्लियरली दिस इज अ प्राइवेट फंडिंग, margin trading, all this unwinding that is happening, and yet front line is not weak because जो excess mutual fund का flow है उसमें जा रहा है. Even foreigners, to the extent they may be buying, isn't frontliners because the valuation comfort is there, and as people have been saying कि mid caps में जो price earning multiples या EV EBITDA multiples हैं, they've gone way beyond the normal mid cap levels. So frontliners are actually looking cheaper compared to, so this is what is happening. And मोस्ट इंडिविजुअल्स, अगर आप लोगों से बात करो तो आपको ये पता चलेगा कि उनको मिड कैप्स में जो पेन है वो ज़्यादा खटक रहा है, rather than the small gains they may be making in the frontliners. This is the ओके। तो इस समय फिर पोर्टफोलियो अप्रोच क्या होनी चाहिए मार्केट में, क्योंकि क्या इस समय थोड़ा सा बाजार से दूरी रहा जाए, या फिर गिरावट में कुछ पर्टिकुलर थीम्स हैं जहां पर आप पॉजिटिव हैं और जहां पर आप पोजीशंस या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे? यहाँ पर मेरा ये मानना है कि इंडिया में क्लियरेंस सेल करके जो रिटेल कॉन्सेप्ट है, साल में 2 बार आता है। तो मुझे लग रहा है कि दिसंबर या नवंबर, दिसंबर, जनवरी में एक क्लियरेंस सेल हो रहा है मिड कैप्स के लिए। तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और मौके मिलेंगे कि ये मिड कैप्स में अगर 30-40% गुड स्टॉक्स में जो आप पहला खरीदना चाहते थे, अगर वो नहीं खरीद पाए हो, तो उन स्टॉक्स को खरीदारी करने की आपके बहुत सारे मौके मिलेंगे ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो आई थिंक वन शुड स्टिल बी लुकिंग स्टॉक स्पेसिफिक। मैं फ्रंट लाइन मिड कैप में इतना वो डिफ्रेंसिएशन नहीं करूँगा। वैल्यूएशंस विल कम टू अट्रैक्टिव लेवल्स आई थिंक वेरी सून इन मिड कैप्स ऑल्सो। लेकिन मार्केट में असली तेज़ी तब आएगी जब आईपीओस की जो वेव है थोड़ा कम होगा, जो मैं उम्मीद करता हूँ अगले 4-6-8 हफ्ते में अप टू द बजट थोड़ा ये वेव अगर कम हो तो आगे जाके जो इंक्रीमेंटल सरप्लसेस जो हैं, दे कैन गो बैक इनटू द सेकेंडरी मार्केट्स, नॉट टू द प्राइमरी मार्केट्स। वीरो जय कुमार सर, ये जो आपने बात कही कि आई थिंक
टुवर्ड्स बजट शायद ये जो प्राइमरी मार्केट लिक्विडिटी सक कर रहा है वो भी खत्म हो जाए, और इन दैट केस आप कह रहे हैं 30 to 40% मिड कैप में आपको एक स्कोप नजर आ रहा है। याद स्टिक आपके क्राइटेरिया क्या है सर? आई मीन कहाँ पर आप इस वक्त हंटिंग करने की सोच रहे हैं? मिड कैप्स में क्या खरीदना है, थोड़ा गाइड कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मिड कैप्स 30-40% घटेंगे, मैं ये बोल रहा हूँ कि 30-40% बहुत सारे स्टॉक्स घट चुके हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता था कि कुछ ऐसे स्टॉक्स लेने चाहिए थे हमको पहले और जो मौके मिले नहीं हैं आपको, तो आप शायद वो मौका मिलेगा ओवर द नेक्स्ट 4 to 6 वीक्स। ये मेरा कहने का मतलब था। और जहाँ पर हंटिंग करेंगे, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ हुई है, डॉलर रुपी हैज़ मूव्ड टू 90, ऑयल हैज़ स्टिल रिमेन्ड एग्जैक्टली वेयर इट इज़, पीपल हैव फेल्ट गुड बिकॉज हर व्यक्ति के घर में सोना या चांदी है, and the valuations of those have moved up, so the feel good factor can still be there. प्रॉब्लम सिर्फ एक ही चीज़ है कि लास्ट 1 ईयर में ये जो सिप्स का जो एक सिप्स को लेके एक जो कंसेंसस थिंकिंग हो गया था कि सिप्स करने से पैसे बनेंगे, दैट थीसिस हैज़ गॉट ब्रोकन। और वो जो फीलिंग है कि हमको एवरी मंथ रिटर्न मिलेगा, वो 1 साल के बाद भी रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो जो डिसअपॉइंटमेंट है एट दिस टाइम, वी शुड नॉट increase that by stopping the SIPs. SIPs should continue because the whole idea of SIPs ki, even in a good market you buy, even in a bad market you buy, you're not able to time it. But specific stocks अगर आप देखोगे तो जैसे pharmaceuticals है, 82, 83, 84 रुपीस पर डॉलर पे भी they were looking good. आज उनको 7-8% की वृद्धि मिली है in terms of export proceeds. So जो pharmaceutical companies हैं, I think they are the best placed. आईटी में फिर भी ये कह सकते हैं कि बाकी हेडविंड्स हैं, एआई का हेडविंड है, रिट्रेंचमेंट का हेडविंड है, बेंच का हेडविंड है, लेकिन जो फार्मा में है, आई थिंक एक बहुत बड़ा ये टेलविंड बन चुका है फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए। दैट्स वन सेक्टर। द सेकंड इज़ द पब्लिक सेक्टर बैंक। स्टिल दे हैव हैड अ गुड रन। थोड़ा अगर यहाँ से करेक्ट किए 10-15% तो यू कुड री एंटर दोज। स्मॉल प्राइवेट सेक्टर बैंक स्टिल आर वेरी अट्रैक्टिव। RBL has been one of the best performing banks for the last 6-9 months. There are 1 or 2 other private sector banks that you could look at because the government has now allowed, RBI has now allowed foreign capital to come in freely into this sector. आप फेडरल बैंक को देख लो जहाँ ब्लैकस्टोन का पैसा आया है, या सम्मान कैपिटल को देख लो NBFC स्पेस में, या RBL, all of these have met with foreign capital coming in. तो ये स्पेस में मुझे लगता है कि बाकी जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जहाँ पर which are still trading at very attractive levels vis-a-vis their book, you could look at that particular space. So private sector banks, pharmaceutical, और जहाँ पर AI का प्रभाव है, जहाँ AI का active involvement है to convert or pivot the existing businesses, यानी कि जो existing businesses like in the BPO business, stocks के नाम मैं लेना नहीं चाहता हूँ, but BPO business में जहाँ पर traditionally human beings का involvement था, जो a lot of that involvement is now through AI changing into bots etc. वहाँ पर productivity levels बढ़ने की काफ़ी गुंजाइश है। और 2-3 कंपनीज ऐसे हैं, whether in the data center space, networking space or in the BPO space, where the use of AI, use of technology and investments is high. Those are areas that we could look at. अच्छा सर, ये EMS सेगमेंट में जो लोग इन्वॉल्व थे, जिन्होंने पैसा बनाया, नाउ दे आर ऑलमोस्ट लूजिंग 20 to 30%, वो क्या करें? और इस 30% के प्राइस डैमेज को आप कैसे कंसिडर करेंगे व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट एंटरिंग इनटू मिड कैप्स? दोनों पर्सपेक्टिव से आपका व्यू सर। I don't have a specific view on EMS. I have not participated in the rise, so I don't want to comment on the EMS space. I don't track that space very. I mean, it's there. It's had a very crazy ride. So maybe ये जो बोलते हैं कि मिस हो गया तो वो सेक्टर को देखना नहीं, मतलब एक को मिस हुआ है तो वो मैं मानता हूँ कि मिस हुआ है, लेकिन उसमें अभी वो 10% या 20% की कटौती में मैं लेना नहीं चाह रहा हूँ। विच वॉज द अदर स्पेस आप कह रहे थे? आपने एक और स्पेस EMS सेगमेंट की बात कर रहा था। नहीं, बस EMS की बात कर रहा था। EMS में व्यू इज वेरी क्लियर। आई हैव नो व्यू ऑन दैट एट ऑल। ओके, EMS पर कोई व्यू है नहीं इस समय। ये ट्रेड डील को लेकर जो मामला खींचा चला जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं क्या मार्केट में नर्वसनेस है? FIs की भी सेलिंग है, बड़े सेक्टर्स में भी अगर आप देखें तो थोड़ा सा नर्वसनेस है। यहाँ पर आपका क्या भी होगा, और कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स या स्पेसेस जहाँ पर हमें इंटरेस्ट रखना चाहिए इस डील को लेकर?
वो कहावत ये है ना कि साम दान दंड वेद। हाँ। तो किसी भी मतलब मैकेनिज्म को यूज़ करके ट्रेड डील होना चाहिए जहाँ पर हमारा मतलब हमारे फेवर में तो खैर हमारा इंटरेस्ट बचा रहे। हमारा इंटरेस्ट बचा रहे ये है। हाँ। लेकिन इसमें मेरे हिसाब से हम बोल सकते हैं कि थोड़ा नेगोशिएशन में थोड़ा हार्ड लाइन हमने लिया है, थोड़ा ये बोल सकते हैं कि वो अनफेयर थे, बट विच एवर वे वी लुक एट इट, मुझे लगता है कि कुछ भी करके ये ट्रेड डील का क्लोज आउट करना ज़रूरी है। क्योंकि क्या है, जो सामने वाली पार्टी है उसके लिए नथिंग इज सैक्रोसेंट, दे कीप चेंजिंग। तो एटलीस्ट एक नियर टर्म के लिए जो 25% जो रशियन ऑयल इंपोर्ट्स को लेके था वो एक बार निकल जाए। एंड आई थिंक द इंडियन गवर्नमेंट इज लुकिंग एट अबाउट 12-13% एज द बेस टैरिफ, मे बी 15-17 भी आ जाए, एक बार अनसर्टनिटी निकल जाए तो बढ़िया है। सो उसमें मेरा मानना ये है कि जितना ये ट्रेड डील के कारण जो टैरिफ्स का इम्पोजिशन है, almost 70-80% of that, the dollar rupee and the exchange rate is already compensated, at least as far as the exports are concerned. If you consider exports going through Europe, the European currencies are up 25-30% vis-a-vis the rupee. So if you were to export to to Europe, you're hugely benefited. अगर यूरोप के थ्रू आप अमेरिका में एक्सपोर्ट करते हो तो भी आप बेनिफिट हो। डायरेक्ट अमेरिकन एक्सपोर्ट्स में 7-8% तो आपको एक्सचेंज रेट दे के चला गया है। तो मेरा मानना ये है कि और मुझे अभी लगता नहीं है कि डॉलर रुपये ज़्यादा 90-92 का रेंज हो सकता है मैक्सिमम, बट ये रेंज अगर टिका रहे तो एक चीज़ है कि ये ट्रेड डील जब भी अनाउंस होगा इट विल बी वेरी फेवरेबल टू सम ऑफ दीज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। फार्मास्यूटिकल की बात फिर मैं दोबारा नहीं करना चाहता। हाँ, इसीलिए मैं क्योंकि फार्मा की हमने इतनी बात की आपके साथ, इसके लिए मैं दोबारा तो इसलिए दोबारा नहीं बात कर रहा। लेकिन ऑटो एंसिलरी स्पेस, ऑटो एंसिलरी में भी क्या होता है कि बिकॉज इट्स अ B2B काइंड ऑफ थिंग, द एडजस्टमेंट इन प्राइस ऑलवेज हैपेंस। वो आपको नॉर्मली इतना पास ऑन नहीं करते हैं। यस, अगर आपने थोड़ा रिटेल एंड में आपने थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट किया तो उसमें शायद आपको प्राइस बेनिफिट मिल सकता है, बट because it's a B2B channel, the price advantages gets negated because they make the adjustments for the dollar rupee weakness. ओके वीरू। सर एक और स्पेस जहाँ पे लोग अब वेल्थ लूज कर रहे हैं, और आप रियल स्टेट स्पेस को देखिए सर, एक रेट कट का इतना बड़ा ईयर पास ऑन भी हुआ, बट रियल स्टेट में सिवियर प्राइस डैमेज है। अगर आप ऑन ग्राउंड सिचुएशन को देखें तो प्रीमियम सेगमेंट में डिमांड है, बट लो कॉस्ट हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग, वहाँ पे वॉल्यूम्स काफ़ी ड्राई हैं। इस मंच पे आई हुई रियल एस्टेट कंपनियां भी इस बात को स्वीकार करती हैं, DLF हमारे साथ बातचीत में थे, वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं। रियल एस्टेट में एक अच्छा फेज़ रहा पूरा का पूरा मेरे ख्याल से 2022, 23, 24। अब रियल एस्टेट स्पेस पर आपका व्यू क्या है? वो फेज़ ऐसे था कि प्रिंसिपली एक्सपेक्टेशन बेस्ड था। When people are feeling wealthy with stock market gains, the natural diversification was to go to real estate. जिसको लोगों ने एक्सट्रैपोलेट करके सप्लाई कंस्ट्रेंट करके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। अब सप्लाई इज हिटिंग द मार्केट्स एंड पीपल आर नॉट फीलिंग रिच इनफ। टू माय माइंड रियल एस्टेट हैज़ फ्रंट लोडेड ऑल द गेन्स, एंड अभी रिकवरी इसलिए नहीं है, इनफैक्ट करेक्शन इसलिए है क्योंकि पहले जो मूव था इट इज़ नॉट बीन बैक्ड बाय कंटिन्यूस स्पेंडिंग बाय पीपल। एंड आई थिंक वाइल द मूव टूवर्ड्स अ न्यूक्लियर फैमिली एक्सेट्रा इज देयर, बट ऐसा डिमांड जो प्रोजेक्ट हुआ था just by new projects being launched, I think it is not reality on the ground. Simple सी बात है, अगर आप अपना फ़ोन साइलेंट पे ना रखो तो जो स्पैम कॉल्स आपको आते हैं 3 out of 5 calls are from the real estate, या तो एजेंट या एक some new project that's being launched. Yeah. That tells you कि where the desperation is. Desperation is for builders बिल्कुल। to palm off things to you, and that desperation is not backed by demand on the ground. बिल्कुल। एक समय पे कहते थे कि मुंबई के बिलबोर्ड्स में जब सारे के सारे एड्स होते थे तो इसीलिए आज के डेट में सारे ऐड IPO के हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बता रहा है कि किस मार्केट में सबसे ज़्यादा दिक्कत है। चलिए, शुक्रिया जेक सर आज हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और अच्छा लगता है आपसे मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वीरू।